जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2026 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न करने वाले हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी क्रांति बैच में क्लास नंबर 4 रहने वाली। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो आप लोगों की जो क्लास का समय है, आप लोगों की क्लास हर शाम 7 बजे मिलती है। तो आप लोग इस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी एक मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आप लोगों जो टारगेट है वो 15 में से 15 प्रश्न सही करने का होना चाहिए। और आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। आपको जो मैं ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ, सारे प्रश्न इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से लगभग 50% तैयारी हो गई होगी, क्योंकि मैं आपको ऑप्शंस रिलेटेड सारी चीज़ें बताता हूं। जब मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कराऊंगा तब आपको और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। जब आप लोग इन क्लासों को किया करिए तब अपने पास एक कॉपी पेन रख लिया करिए, क्योंकि मैं आपको जो ऑप्शंस रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपको बताना जो आपके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं इसका उल्लेख किस भाग में है। तो इसका उल्लेख भाग 3 में। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो मौलिक अधिकार आप लोगों के अमेरिका के देश के संविधान से लिए गए। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, अमेरिका के देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। उसके बाद मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों के भारतीय अनुच्छेद में जो आपके हैं 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में आप लोगों का मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद में। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। तो आप लोगों को 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो उसके जो ऑप्शन हैं फरवरी 1922, मार्च 1928, अक्टूबर 1927, फरवरी 1925। तो आप लोग बताएंगे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन आप लोगों का फरवरी 1922 में वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला फरवरी 1922 को लिया था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना असहयोग आंदोलन की जो आपकी शुरुआत हुई थी ये आपकी 1920 में हुई थी। और किसने शुरू किया था। तो ये आपका महात्मा गांधी ने शुरू किया था और महात्मा गांधी ने ही ख़त्म किया था। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान आप लोगों का भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे भारत का जो आपका वायसराय था असहयोग आंदोलन के दौरान आपको याद रखना है वायसराय कौन था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। तो इस समय आप लोगों का जो वायसराय था वो आप लोगों का था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था आप लोगों का असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर इन सभी चीज़ों को याद करते चलना और आप लोगों को क्लास को लगभग 2 बार जरूर देखना। ऐसा होता है कि जब आप लोग एक प्रश्न को 2-2, 3-3 बार देखते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट होती चलती हैं। और आप लोगों को इन क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग अगर हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का भारतीय सेना मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसके बाद उसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, लखनऊ, पुणे, उधमपुर। तो भारतीय सेना मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों का जो स्थित है ये आप लोगों का लखनऊ में स्थित है। भारतीय सेना मध्य कमान का मुख्यालय आप लोगों का लखनऊ में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका
भारतीय थल सेना, इसमें आप लोगों की भारतीय थल सेना में आपकी कुल कितनी कमांड हैं, भारतीय थल सेना में आप लोगों की कुल कितनी कमांड हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कुल इसमें जो आपकी भारतीय थल सेना है, इसमें आप लोगों की टोटल जो कमांड हैं या आप लोगों की 7 कमांड हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और 7 कमांड के मुख्यालय मैं आपको तब याद कराऊंगा जब मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासें करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखेंगी। कोलकाता में आपके कौन सी कमांड का मुख्यालय है, तो कोलकाता में आपकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पूर्वी कमांड का जो आपका मुख्यालय है आप लोगों का कोलकाता में, भारतीय थल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आप लोगों का पुणे में किस कमांड का मुख्यालय है, तो पुणे में आप लोगों का जो है वो आप लोगों का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, भारतीय थल सेना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय भारतीय थल सेना का आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद उधमपुर में किस कमांड का मुख्यालय, तो उधमपुर में उत्तरी कमांड का मुख्यालय, भारतीय थल सेना उत्तरी कमांड का मुख्यालय। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग उधमपुर अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब मैं आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासें करा रहा हूँ तब मैं आपको सारी डिटेल में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आपको प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जितना हो सकता है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। मैं नास्तिक हूं पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके जो ऑप्शन हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, R.K. नारायण। मैं नास्तिक हूं पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों का भगत सिंह ने ये पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक हूँ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर लिखी, तो ये आप लोगों के 1930 में, आप लोगों के 1930 में भगत सिंह ने लाहौर जेल में ये पुस्तक लिखी थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, लाहौर जेल में ये पुस्तक आप लोगों की लिखी थी भगत सिंह ने। तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आप लोगों का R.K. नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो R.K. नारायण ने आप लोगों की द गाइड पुस्तक लिखी थी, द गाइड पुस्तक। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइड पुस्तक के लेखक आप लोगों के R.K. नारायण हैं। उसके बाद आप लोगों के ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ज्योतिबा फूले ने आप लोगों की जो पुस्तक लिखी थी वो आप लोग लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके ज्योतिबा फूले हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद करते चलना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। आप लोग यकीन मानिए अब जब आप लोगों के ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो रहे होंगे उस दिन आपकी 50% तैयारी हो चुकी होगी, कि मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें करा रहा हूँ। आपकी जब चैप्टर वाइज से जो तैयारी बचेगी वो आपकी चैप्टर वाइज जब मैं आपको क्लासें कराऊंगा उनसे आपकी कंप्लीट हो गई होगी। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी करें या फिर आर्मी अग्निवीर भर्ती से लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोगों को सभी प्रकार की इस चैनल पर जानकारी मिलती है। बस आपको अच्छे तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको हमेशा इसी चैनल पर जुड़े रहना। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग बताएंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर अच्छे तरीके से बताना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप लोगों का 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए, तो टोटल आप लोगों के आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना वो 3 कौन कौन से हैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। जो आप लोगों का प्रथम हुआ था वो आप लोगों को याद रखना है। प्रथम आप लोगों का 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। उसके बाद आप लोगों का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आप लोगों का जो हुआ था वो आप लोग याद रखेंगे 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था। 1805 तक हुआ था, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आप लोगों का तृतीय विश्व युद्ध हुआ था, 3 टोटल आप लोगों के विश्व युद्ध नहीं
तीन आप लोगों के टोटल मराठा युद्ध हुए थे। जो आपका तीसरा हुआ था ये आप लोगों का 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था। तो आप लोगों को ये तीनों अच्छे तरीके से याद रखना है, इनकी सन आपको अच्छे से याद कर लेना है। टोटल आंग्र मराठा युद्ध आपके तीन हुए थे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। तो आपको ये तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को याद करते चलें। और आपके लिए मैं कुछ मोटिवेशन लाइन लेकर लाया हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको सुन लेंगे। वो कुछ मोटिवेशन लाइन इस तरीके से है, अभी तुम्हारे संघर्षों का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना, अभी तुम्हारे संघर्षों का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, यह तुम्हें सफलता के बाद कहना है। ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारी अभी अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। अभी आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या तुम मतलब वर्दी पहनने लायक नहीं हो, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको वो सारी बातों को इग्नोर करना है और आप लोगों को उस दिन उनको बताना है जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आपके बदन पर वर्दी होगी। बस आपको उसी दिन के लिए मेहनत करते रहना है। तो आप लोग 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे कि आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो उसके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये आप लोगों की जो थी वो आप लोगों की 74.4% थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखें जो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार थी वो आपकी पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। पुरुष साक्षरता दर जो आपको कितनी थी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साक्षरता दर कितनी थी पुरुष की, तो आप लोगों को याद रखना ये आप लोगों की 82.14% थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 82.14%। उसके बाद आप लोगों की महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप लोग याद रखेंगे महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आप लोगों की जो थी वो आप लोगों की थी 65.46%। 65.46%। इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद अपनी कॉपी पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। जो आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ये आप लोगों को केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, जिसकी साक्षरता दर कितनी थी ये आप लोगों की 93.91% थी। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 94% भी मिले तो आपको उसको भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आप लोगों को बिहार था, जिसकी साक्षरता दर थी आप लोगों की 63.82%। 63.82% न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, अपनी कॉपी पर ये चीज़ लिख लेना है। उसके बाद आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। जो आपका गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा आप लोगों का गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। गुजरात राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। एक तो आपका गरबा हो गया, उसके बाद आप लोगों का डांडिया हो गया। डांडिया भी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है डांडिया के बाद उसके बाद तिपाड़ी। आप लोगों को तिपाड़ी लोक नृत्य भी गुजरात राज्य का है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद गुजरात राज्य के जो आपके त्यौहार हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में त्यौहार भी पूछे जाते हैं। लोक नृत्य आपको ये तीनों याद रखना है। एक आपका गरबा लोक नृत्य गुजरात का, एक डांडिया और आपका तिपाड़ी। तो आपको त्यौहार कौन कौन से हैं गुजरात राज्य के, एक तो आपका मुरेड़ा उत्सव है। मुरेड़ा उत्सव तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। मुरेड़ा उत्सव आप लोगों का गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उसके बाद आपको याद रखना मुरेड़ा उत्सव के बाद उसके बाद आपका रण या कच्छ उत्सव। रण या कच्छ उत्सव आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। रण या कच्छ उत्सव तो आप लोगों को अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिख लेना। कच्छ उत्सव ये आप लोगों का गुजरात का। उसके बाद पतंग महोत्सव भी आप लोगों को गुजरात का, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आप लोग याद रखेंगे। पतंग महोत्सव आप लोगों का गुजरात राज्य का है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे पतंग महोत्सव। उसके बाद आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखना। लोक नृत्य और आपके त्यौहार मैंने बता दिए, इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लेना और इनको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका आंसी राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है। तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो उसके जो ऑप्शन है आप लोगों को देखना है। हरियाणा, उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटक। तो आंसी आप लोगों का
राष्ट्रीय उद्यान है किस भारत के राज्य में, तो ये आप लोगों का जो है वो आप लोग याद रखेंगे, ये आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कर्नाटक के जो आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको याद रखना है। एक तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपको याद रखना है, ये आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये आपका कर्नाटक राज्य का है। उसके बाद आपको याद रखना है एक आपका तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है, जो आपका तुंगभद्रा जो आपका अभ्यारण्य, ये आप लोगों का भी, ये आप लोगों का कर्नाटक राज्य का है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आपका कर्नाटक का है, नागरहोल। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। तो जो आपके कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है आपको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा अभ्यारण्य और उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं विष्णुदेव साय, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, मोहन चरण मांझी। तो आप लोगों को बताना छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आप लोगों के जो हैं ये आपके विष्णुदेव साय हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव साय हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपके हरियाणा के सीएम है, हरियाणा के मतलब मुख्यमंत्री हैं, कौन है? तो हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हरियाणा के सीएम कौन है? तो आपको याद रखेंगे हरियाणा के जो आपके सीएम है ये आपके नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, नायब सिंह सैनी आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको इनको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नायब सिंह सैनी। तो आप लोगों को पूरा नाम अच्छे तरीके से इनका याद रखना है। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, 2025 में ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? तो उसके जो ऑप्शन हैं महानदी, गंगा, उसके बाद गोदावरी, कावेरी। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? तो ये आप लोगों की जो गुजरती है ये आपकी गंगा नदी गुजरती, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई हो आप लोग याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे गंगा नदी की जो आपकी लंबाई है ये आप लोगों की 2525 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोगों को याद है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो आपकी सहायक नदी आप लोग याद रखेंगे, गंगा की आपकी जो सहायक नदी है ये आप लोगों की यमुना है। गंगा की जो आपकी सहायक नदी है आप लोग याद रखेंगे ये आपकी यमुना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे निम्न में से ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन। उसके बाद उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताएं निम्नलिखित में से ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो ग्रैमी अवार्ड आप लोगों का राकेश चौरसिया को मिला था, जाकिर हुसैन को मिला था, उसके बाद गणेश आप लोगों को गणेश राजगोपालन को भी मिला था। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे जो आपका ग्रैमी अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत कब हुई थी तो आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से याद रखना है किन किन को मिला था, आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ग्रैमी अवार्ड की जो आपकी शुरुआत हुई थी वो आपकी 1959 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप लोगों का ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संगीत के क्षेत्र में आप लोगों को ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। जब मैं आपको कह रहा हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों की इन प्रैक्टिस सेट से लगभग आधी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे 1857 के विद्रोह का बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो उसके ऑप्शंस हैं खान बहादुर खान, नाना साहब, बेगम हजरत महल, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 की विद्रोह का बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाए खान बहादुर खान ने
किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति आप लोगों की हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को और कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर हुई थी। ये आप लोगों की मेरठ में हुई थी। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई ने आप लोगों का झांसी से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद आपको याद रखना है नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था। नाना साहब ने आप लोगों का कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नाना साहब और आपका एक और थे, वो कौन थे, आप लोगों के तात्या टोपे थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे नाना साहब और तात्या टोपे ने कहाँ से मतलब कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ये आप लोगों का किया था कानपुर से। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, आप लोग याद रखेंगे लखनऊ से आप लोगों का बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। आप लोगों ने लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। इस बार 2025 में आप लोगों को 1857 क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे। तो आपको बिना परेशान हुए बस इसी चैनल से जुड़े रहना। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्लासें करा दूंगा जिस चैप्टर से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसके ऑप्शन हैं 7, 6, 15, 11। तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी की टीम में टोटल आप लोगों के 11 खिलाड़ी होते हैं। अब 11 खिलाड़ी आप लोगों के किस किस खेल में होते हैं, तो आपको याद रखना एक तो आपका हॉकी हो गया, एक आपका हॉकी हो गया। उसके बाद आप लोगों को याद रखना हॉकी के बाद आप लोगों के फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के खेल में भी आप लोगों के 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आप लोगों का क्रिकेट के खेल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपके तीनों खेल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपके 7 खिलाड़ी हैं जो आपके कबड्डी में होते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 7 खिलाड़ी आप लोगों के कबड्डी में होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है खो खो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोगों के खो खो में आपके टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना। खिलाड़ियों की संख्या से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। खो खो में टोटल आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना। अगर आपको चैनल पर नए तो चैनल पर, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग एक अच्छा बैच खरीद कर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आप लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, कोयला, टंगस्टन। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप लोगों का जो है वो हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोगों को 15 प्रश्न का आंसर कमेंट करके मतलब आप लोगों को सही जवाब बताना है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ आपके फायर पुस्तक के लेखक आपके APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से APJ अब्दुल कलाम को याद रखेंगे। आपको 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं नासिक, राक्षसताल, विंध्याचल पर्वत, रोहतांग दर्रा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो आपको चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है कि नासिक से है, राक्षसताल से, उसके बाद विंध्याचल पर्वत, उसके बाद रोहतांग दर्रा। तो आपको राइट आंसर इसका कमेंट करके बताना है। तो आप लोगों के 15 प्रश्नों में से आपके इन GK के 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, तो ये सारे प्रश्न
आपके PYQ थे जो आपके पिछले वर्ष आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। उसके बाद आप लोग क्रांति बैच से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो जितने भी लोग अभी तक क्रांति बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्रांति बैच से ज़रूर जुड़ जाएं। ये आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं। इसकी क्लास आपको हर शाम 7 बजे आपकी इसकी क्लास होती है। तो आप लोग इस बैच से ज़रूर जुड़ें। आप लोगों को एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ आपको, ताकि पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपके ये प्रीवियस ईयर के मैं प्रश्न समाप्त करा लूँगा उसके बाद आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा। आपके जीके की भी कराऊंगा, जीएस के भी, मैथ के भी और रीजनिंग के। बस आपको बिना परेशान हुए इन प्रैक्टिस सेट के अच्छे तरीके जुड़े रहना। लगभग आप लोगों की 50% तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी। ऐसा नहीं कि इन प्रैक्टिस सेट से आपका फ़ायदा नहीं है, इन प्रैक्टिस सेट से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जब आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा उसमें भी आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका क्रांति बैच से बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते रहने की। बस आप लोग जुड़े रहें और आप लोगों को हमारी आवाज़ को उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग बैच खरीद कर एक अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग एक 500 या फिर 1000 रुपये का बैच खरीदा जाए तो वो लोग अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना। उनके पास हमारा एक बार चैनल जरूर भेज देना। आप लोग वीडियो को हमारे शेयर जरूर करना ताकि वो लोग हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर शुरू से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और क्रांति बैच को एक बार आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर कंप्लीट कर लिया तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाएंगे। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। जो भी मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करते रहें। तो आप लोगों का हर क्लास का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। आप लोग को हर शाम 7 बजे ये क्लास मिलती है। तो आप लोग शाम 7 बजे इस क्लास से जरूर जुड़ा करिए। तो आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताता हूँ आप लोग अपनी कॉपी पर ये सारी जानकारी लिखते रहेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर ऊपर डाल देना कि आपका क्रांति बैच का दूसरा प्रैक्टिस सेट नंबर PYQ है और उसके आपको 1 लाइनर प्रश्न लिखते रहना है, ठीक ना। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपको मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आप लोग क्रांति बैच के किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक मैं वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास यही आ रहे हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का या फिर आप जिस तरीके से क्रांति बैच को पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स कैसे बनाएं। तो उसका मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। आपको परेशान नहीं होना है, वो आपको वीडियो शायद कल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करना, कमेंट्स के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।